गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो सेशन में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए विशेष तौर पर जो एसएससी द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं होते हैं जैसे कि सीएचएसएल, टीपीओ, सीजीएल, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इनमें से कई वर्ड्स ऐसे भी हैं जो कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स या यूं कहें तो फिल इन द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चन को भी हल करने में मदद करेंगे। तो इस वीडियो सेशन के मल्टीपल पर्पस है। हालांकि इस वर्ड्स को जो वर्ड्स आपके जो बोर्ड पर नजर आ रहे हैं इनको हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में पढ़ेंगे, लेकिन इन वर्ड्स का एंटोनिम्स, सिनोनिम्स जैसे जो इनके जो रूप हैं हम उनको भी देखेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो वीडियो सेशन होने वाला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अलावा एंटोनिम्स, सिनोनिम्स को भी कैच करने में मदद करेंगे, सॉल्व करने में उन्हें मदद करेंगे। तो चलिए इन सारे वर्ड्स को वन बाय वन करके देखा जाए। देखिए, जो सबसे पहला वर्ड आप देख रहे हैं इसमें जो सबसे फर्स्ट वर्ड है वो है एब्निगेशन। देखिए, एब्निगेशन क्या होता है? कोई व्यक्ति, ठीक है ना, यदि उसके जो पसंदीदा चीज है यदि उसको वो यूज करने से बचता है, खाने पीने से बचता है, ठीक है ना, खुद को उससे दूर रखता है, तो इसको हम लोग एब्निगेशन कहते हैं। तो एब्निगेशन को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना? चलिए, द एक्ट ऑफ एब्निगेशन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? द एक्ट ऑफ डिनाइंग, खुद को रोकना है ना, खुद को मना करना है। डिनाइंग समथिंग, ठीक है ना, दैट समवन लाइक्स। देखिए, ये एक्सप्लेनेशन है इस वर्ड का। तो वन वर्ड में सवाल इसी तरह से पूछे जाते हैं। आपको एक फ्रेज दे देता है, एक वाक्य का एक टुकड़ा दे दिया जाता है और उसमें से आपको एक सही, उसके लिए एक सही वर्ड डिमांड किया जाता है। तो मतलब डिनाई का मतलब रोकना, इनकार करना, मना करना, यानी कि वो चीज जिसको व्यक्ति पसंद करता है उसको जो रोकने की जो बात होती है ना, वो एब्निगेशन कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं एब्निगेशन। चलिए, इसको कहते हैं एब्निगेशन। अगर सिंपल अगर हिंदी कहें तो इसका हिंदी होता है अस्वीकरण। मतलब आप उस चीज को स्वीकार करते हैं जिस चीज को आप पसंद करते, किसी कारण से उस चीज को आप यूज नहीं करते हैं, खाते पीते नहीं है, ठीक है ना। एक बीमारी के केस में व्यक्ति बहुत सारे अपने पसंदीदा भोजन को छोड़ देता है, तो वो उसका छोड़ना क्या कहलाएगा? उसका छोड़ना एब्निगेशन होगा। तो चलिए, हमारा ये एब्निगेशन क्लियर है। एब्निगेशन का अर्थ है कि किसी खास पसंदीदा चीज को छोड़ देना, अपने आप को यूज डिनाई करना उस चीज से, ये एब्निगेशन कहलाता है। चलिए, हमारा जो सेकंड वर्ड है वो है एस्थेटिक। देखिए, एस्थेटिक का संबंध सुंदरता से है, ठीक है ना। यदि कोई चीज एस्थेटिक है तो उसका संबंध सुंदरता से है। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एस्थेटिक को तोड़ के कैसे लिखेंगे? कंसर्न्ड विथ ब्यूटी। देखिए, कोई भी चीज जिसका संबंध सुंदरता से होता है ना, वो एस्थेटिक कहलाता है, ठीक है ना। इसको हम एस्थेटिक कहते हैं और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार इसे परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना। यानी कि एस्थेटिक वो चीज होता है जिसका संबंध सुंदरता से है, ठीक है ना। इसका अगर हिंदी कहा जाए तो इसका सिंपल हिंदी होगा सौंदर्य, सौंदर्य शास्त्र या सौंदर्यता से संबंधित सौंदर्य। छोटा इसका हिंदी जो होगा वो होगा सौंदर्य। जैसे कि कोई व्यक्ति को किताब पढ़ने से या नेचुरल चीज देखने से ना उसको मानसिक खुशी मिलती है, ठीक है ना। तो उसका खुशी किससे है? ब्यूटी से है, आर्ट से है। तो वो जो खुशी होगी वो एस्थेटिक प्लेजर होगा, ठीक है ना। इसका फ्रेज हम बना सकते हैं एस्थेटिक प्लेजर। इससे हम फ्रेज क्या बना सकते हैं? एस्थेटिक प्लेजर। एस्थेटिक प्लेजर का मतलब वो प्लेजर जिसका संबंध सुंदरता से है, ठीक है ना। प्लेजर का मतलब आनंद, एस्थेटिक प्लेजर का मतलब होता है कि वो चीज जो सुंदर है और वह सामने वाले व्यक्ति को एक तरह से आनंद देता है। चलिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं वो अयन है। देखिए, हजारों वर्ष के काल को, ठीक है ना, हजारों वर्ष के काल को अयन कहते हैं। अयन का मतलब क्या होता है? ए पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। जैसे कि हम लोग अभी किस युग में रह रहे हैं? अभी हम लोग कलयुग में रह रहे हैं। तो कलयुग, त्रेता युग, सतयुग, इसमें युग जो है ना, युग हजारों काल के समय को युग कहा गया। युग में कोई 2-4 साल नहीं है, युग में ना हजारों हजारों जो साल के जो काल होते हैं ना उनको युग कहा गया है। तो अभी हमको कहना है कि सतयुग, तो वो सतयुग में युग का अंग्रेजी क्या होगा? युग का अंग्रेजी होगा अयन, ठीक है ना। तो अयन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ए पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है ना, ए पीरियड ऑफ
थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है ना, हजारों हजार के जो काल होते हैं ना, हम उनको अयन कहते हैं। चलिए, इसके लिए एक वर्ड है अयन, और इसका अगर हिंदी का है तो इसका हिंदी होता है युग। लेकिन कौन सा युग? आधुनिक युग और प्राचीन युग नहीं, वो युग जो कि कई सालों, कई हजार सालों से मिलकर बना है, ठीक है ना। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। अयन में कितने साल होते हैं? तो हजारों साल होते हैं। उनकी कोई मतलब कोई एक निश्चित गणना नहीं है कि इतने हजार साल होंगे तो अयन कहेंगे, उसमें कई हजार साल होते हैं, तो उसको अयन कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वह है एलिमनी। देखिए, एलिमनी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है एलिमनी, और एलिमनी को कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। वो क्या होता है? अलाउंस पेड टू वाइफ आफ्टर लीगल सेपरेशन। देखिए, जब डिवोर्स के बाद जब पति अपने एक्स पत्नी को, जो पत्नी जो रह चुकी है, उसको जो पैसा वो पेड करता है तो उसको एलिमनी कहते हैं, ठीक है ना। एलिमनी का मतलब भरण पोषण भत्ता, आप इसको समझिए, ठीक है ना, जो कोर्ट उसको अलाउ करता है देने के लिए। तो कैसे इसको एलिमनी को कैसे हम तोड़ के लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? अलाउंस पेड टू वाइफ आफ्टर लीगल सेपरेशन, ठीक है ना। जब तलाक हो जाता है और तलाक के बाद जो पत्नी के भरण पोषण के लिए जो पैसा दिया जाता है तो उसको कहा जाता है एलिमनी, ठीक है ना। तो एलिमोनी क्या होता है? इसको हम कह सकते हैं एलिमोनी, ठीक है ना, इसको हम कहेंगे एलिमोनी। और एलिमोनी क्या होगा? तो भरण पोषण भत्ता, आप इसको समझिए। जो भरण पोषण भत्ता होगा वो एलिमनी कहलाएगा। चलिए, हम आगे की ओर देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अल्मा मटेर। अल्मा मटेर क्या होता है? देखिए, अल्मा मटेर वो संस्था होता है जिसमें कोई व्यक्ति पढ़ा होता है। सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो बीएचयू का प्रोडक्ट है, तो बीएचयू उसका क्या हुआ? बीएचयू उसका अल्मा मटेर हुआ, ठीक है ना। कोई व्यक्ति है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी उसका क्या हुआ? दिल्ली यूनिवर्सिटी उसका अल्मा मटेर कहलाएगा, ठीक है ना। तो अल्मा मटेर का मतलब क्या होता है? एक वैसा इंस्टीट्यूशन, वो स्कूल भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी भी हो सकता है, वो उसका अल्मा मटेर कहलाएगा। तो कैसे लिखेंगे, है ना, ठीक है ना। द इंस्टीट्यूशन, वो कॉलेज स्कूल कुछ भी हो सकता है, इन विच वन अटेंडेड, ठीक है ना, जिसमें कि कोई व्यक्ति पढ़ा हो, उस इंस्टीट्यूशन को हम अल्मा मटेर कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कि अल्मा मटेर क्या होता है? वैसा संस्था होता है जिसमें कोई व्यक्ति पढ़ा हुआ होता है। चलिए, तो हम समझते हैं कि ये जो पांच जो हम लोग वन वर्ड देख रहे हैं ये क्लियर हो चुका है। एब्निगेशन क्या होता है? एक पसंदीदा चीज को अस्वीकार करना एब्निगेशन कहलाता है। एस्थेटिक क्या होता है? यदि कोई चीज एस्थेटिक है तो उसका संबंध सुंदरता से है। चलिए, अयोन क्या कहलाता है? तो हजारों काल के समय को अयोन कहते हैं। एलिमोनी क्या होता है? तो वो अलाउंस होता है जिसमें डिवोर्स के बाद, लीगल सेपरेशन का मतलब डिवोर्स आप समझ लीजिए, वर्ड चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन में आपको इसी तरह से लिखा हुआ मिले, इसमें थोड़े से बदलाव भी हो सकते हैं, तो आपको हर बदलाव के लिए तैयार रहना होगा, ठीक है ना। अलाउंस होता है जो कि वाइफ को पेड किया जाता है ना, लीगल सेपरेशन के बाद, उसको हम एलिमनी कहते हैं, भरण पोषण भत्ता। और द इंस्टीट्यूशन इन विच वन अटेंडेड, और एक ऐसा संस्था जिसमें कोई अटेंड किया होता है, पढ़ा होता है, उस संस्था को अल्मा मटेर कहते हैं। अल्मा मटेर का मतलब होता है कि वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कुछ भी हो सकता है जिसमें कोई व्यक्ति पढ़ा हुआ हो। तो चलिए, अब ये पांच क्लियर हो गए, फिर हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है अम्बुस। देखिए, अम्बुस का मतलब क्या होता है? कोई छिपी हुई जगह से घात लगाकर हमला करना, हिडन प्लेस से, ये अम्बुस कहलाता है। ये अक्सर ऐसे मामले आप देखिएगा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होता है। वहां पर क्या होता है कि सेना बल पर, सैन्य बल पर ना, जो नक्सली होते हैं वो छिपकर हमला कर देते हैं। तो ये अम्बुस जो है ना, ये अक्सर ये न्यूज में रहने वाले ये शब्द हैं, ठीक है ना। अम्बुस आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो अम्बुस को हम कैसे एक्सप्लेन करके लिखेंगे?
नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सडन एंड सरप्राइज अटैक, इसको हम ऐसे लिखेंगे, सडन एंड सरप्राइज अटैक, सरप्राइज अटैक, ठीक है ना, फ्रॉम ए हिडन प्लेस, फ्रॉम ए हिडन प्लेस, ठीक है ना, किसी छिपे हुए जगह से अचानक हमला करना अम्बुश कहलाता है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं घात लगाकर हमला करना, इसके लिए एक वर्ड है अम्बुश है। चलिए, तो हम कह सकते हैं इसका सरल हिंदी, घात लगाकर हमला करने को ना अम्बुश कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सब वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ वन वर्ड देखिए, ये जो आपको जो भी ये दिखा यहाँ दिया गया है, जो भी वर्ड्स आप देख रहे हैं, इसका सिर्फ वन वर्ड तक की सीमा नहीं है, ठीक है ना। कई तरह के क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये सारे वर्ड्स आपको ऑप्शन के रूप में मिलेंगे, और अगर ये वर्ड्स पर कमांड है तो वो सारे आपको हल करने में मदद करेगा। ये केवल बात ये वन वर्ड तक सीमित नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारा है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है MIT, ठीक है ना, MIT है। देखिए MIT क्या होता है ना, ये मित्रता को ना MIT कहते हैं। ये मित्रता हो सकता है लोगों के बीच या दो देशों के बीच या कई देशों के बीच, ठीक है ना। इसको हम कैसे लिखेंगे, फ्रेंडली रिलेशन। नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंडली रिलेशनशिप जो होता है ना, या फ्रेंडली रिलेशंस, ठीक है ना, बिटवीन बिटवीन नेशन या एमोंग भी कह सकते हैं। चलिए, फ्रेंडली रिलेशन एमोंग नेशंस या पीपल जो होता है, ठीक है ना, इसको कहते हैं हम MIT, ठीक है ना। MIT का मतलब आप मित्रता समझिए, जो देशों और या व्यक्तियों के बीच होता है, ठीक है ना। MIT का मतलब होता है मित्रता, मैत्री, मैत्री या मित्रता चीज एक ही है। चलिए, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा दुश्मनी। तो MIT का एंटो क्या होगा, MIT का एंटोनिम्स यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। MIT का एंटोनिम्स हो जाएगा इनिमिटी, शत्रुता। मित्रता का अपोजिट क्या होगा, शत्रुता, ठीक है ना। चलिए, इंटरनेशनल MIT आपको अंतरराष्ट्रीय, हमको कहना अंतरराष्ट्रीय मैत्री, हमको कहना अंतरराष्ट्रीय मैत्री। इसको हम कैसे लिखेंगे, इंटरनेशनल MIT, इंटरनेशनल MIT। चलिए, ये सब आपको फ्रेज आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो MIT क्या होता है, लोगों या देशों के बीच जो मैत्रिक भाव होता है ना, उसको MIT कहते हैं। चलिए, नंबर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एमोर्फस क्या होता है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, जबरदस्त वर्ड। एमोर्फस जो है ना, ये जबरदस्त वर्ड है। देखिए, एमोर्फस यदि कोई चीज है तो इसका मतलब है कि उसका कोई निश्चित आकार नहीं है, उसका कोई निश्चित फीचर नहीं है, उसका आकार बदलते रहता है, ठीक है ना, वो एमोर्फस कहलाता है। आपने कभी अमीबा के बारे में पढ़ा होगा। अमीबा एक ऐसा मतलब जीव है, उसको कहिए कि ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके आकार बदलते रहते हैं, ठीक है ना। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, बायोलॉजी में इसे पढ़ना है। तो अमीबा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो अमीबा जो है एक एमोर्फस ऑर्गेनिज्म है। एमोर्फस का मतलब होता है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं हो। इसको कैसे हम तोड़ के लिखेंगे, having no definite shape या फीचर, हैविंग नो डिफिनिट शेप या फीचर यदि किसी चीज का होता है तो वो क्या कहलाता है, वो एमोर्फस कहलाता है, ठीक है ना। एमोर्फस यदि कोई चीज है तो उसका निश्चित आकार नहीं है, ठीक है ना, वो अनाकार है। तो जैसे अमीबा के बारे में मैं बता रहा हूं, अमीबा क्या है, एक एमोर्फस ऑर्गेनिज्म है। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। एमोर्फस हमारा क्लियर हो गया है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो वर्ड है, आप देख रहे हैं एंड्रोजाइनस। देखिए, एंड्रोजाइनस क्या होता है, एंड्रोजाइनस जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों के फीचर्स मौजूद हो, है ना, वो एंड्रोजाइनस होता है। जैसे कि देखिए, एक तो हम लोग समझते हैं जिस जो मेल होगा, एक हम समझते हैं कि जो फीमेल होगा। एक ऐसा भी जीव हो सकता है जिसमें मेल का भी फीचर है
और उसमें फीमेल का भी फीचर है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ ऐसे मछलियां हैं, आप साइंस में पढ़ेंगे, जो कि मेल है लेकिन वो जीवन में वो फीमेल भी हो सकती है, ठीक है ना। वो वन टाइम वो फीमेल में भी कन्वर्ट हो सकती है। क्लाउन फिश उसको कहते हैं। ये क्लाउन फिश वैसे फिश होते हैं जो कि एंड्रोजाइनस होते हैं, उसमें मेल और फीमेल दोनों के फीचर होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट जो 9th वर्ड है, ठीक है ना, 9th वर्ड जो है वो एंड्रोजाइनस है। एंड्रोजाइनस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हैविंग बोथ, हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल फीचर्स, मतलब इसमें मेल का भी फीचर होगा और इसमें फीमेल का भी फीचर होगा, ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उभयलिंगी। तो मेल और फीमेल दोनों की फीचर्स वाले चीजों को क्या कहेंगे? एंड्रोजाइनस। जैसे कि मैंने कहा कि क्लाउन जो फिश होते हैं ना, वो एंड्रोजाइनस होते हैं, उसमें मेल और फीमेल दोनों के उसमें ऑर्गन्स होते हैं, दोनों के फीचर्स होते हैं। एंड्रोजाइनस का जो हिंदी होगा, शुद्ध हिंदी क्या होगा? उभयलिंगी। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा एनेक्डोट, हमारा अगला वर्ड है एनेक्डोट। देखिए एनेक्डोट एक कहानी होती है किसी व्यक्ति के बारे में, सच्ची कहानी को एनेक्डोट कहते हैं, सच्ची कथा, ठीक है ना। एनेक्डोट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एनेक्डोट, जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस कैटेगरी में आपको जितना भी वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ये बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एनेक्डोट। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए एनेक्डोट क्या होता है? किसी व्यक्ति के जीवन की जो सच्ची कथा होती है वो एनेक्डोट होता है। तो कैसे लिखेंगे? ए ट्रू स्टोरी, ए ट्रू स्टोरी, ठीक है ना, अबाउट ए पर्सन, ठीक है ना, इसको हम एनेक्डोट कहते हैं। एक आप देखिएगा कि स्कूली लेवल पर ना एक टेक्स्ट बुक में किताब, हिंदी की किताब में ना एक चैप्टर चलता था गांधी जी का, जब मैं पढ़ता था, ठीक है ना। गांधी जी ने उसमें आत्मकथा अपनी लिखी है कि जब मैं बालक था तो मैं पढ़ने में ज्यादा तेज नहीं था लेकिन ईमानदार था। फिर ये साउथ अफ्रीका जाने वाली भी बात उसमें मेंशन किए हैं। तो वह गांधी जी का क्या है? वह गांधी जी का ना एनेक्डोट है, ठीक है ना। किसी व्यक्ति के जीवन की जो सच्ची कथा होती है वो एनेक्डोट कहलाती है। चलिए ये आपका एनेक्डोट है। तो मतलब कि इसको आप सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं वृतांत, ठीक है ना। किसी चीज का वृतांत या गाथा जो होता है वो एनेक्डोट कहलाता है। तो जब मैं पढ़ता था गांधी जी का, वो क्या है? गांधी जी का वो एनेक्डोट है। कुछ और स्टोरी हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। इस एनेक्डोट के अलावा हमारे पास कुछ और स्टोरी के वर्ड्स है, चलिए उसको भी देख लिया जाए। देखिए पाराबल क्या होता है, थोड़ा पाराबल के बारे में जान लेते हैं। एक वर्ड एलिगोरी के बारे में जान लेते हैं और एक वर्ड फेबल के बारे में जान लेते हैं। एडिशनल हम लोग कुछ और वर्ड्स की पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक होगा फेबल, इसके साथ एक वर्ड एलिगोरी भी है और एक वर्ड मतलब एक एनेक्डोट भी है। चलिए कुछ वर्ड्स को और देखते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए एलिगोरी क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, एक स्टोरी जिसमें ना कोई पात्र नहीं होता है, उसमें संकेत इस्तेमाल किया जाता है, सिंबल, सिंबल द्वारा कहानी कही जाती है। जैसे उसमें कोई पात्र ना होकर के एक संकेत द्वारा कहानी कही जाएगी, वो एलिगरी कहलाता है, ठीक है ना। एलिगरी क्या कहलाता है? ए स्टोरी इन विच है ना द कैरेक्टर्स आर सिंबल्स, द कैरेक्टर्स आर, ठीक है ना, जिसमें जो पात्र होते हैं वो कोई व्यक्ति ना होकर के क्या होता है? सिंबल्स होता है, संकेत होता है। वो संकेतों द्वारा कहानी कही जाती है, ठीक है ना। जिसमें कोई पात्र कोई व्यक्ति नहीं होता है, उसमें पात्र सिंबल होता है, सिंबल के द्वारा कहानी कही जाती है। इस कहानी को कहते हैं एलिगरी। थोड़ा ध्यान दिया जाए, एलिगरी क्या होता है? एक वैसी कहानी होती है जिसमें संकेतों द्वारा बात कहा जाता है, उसको एलिगोरी कहते हैं। दृष्टांत कथा इसका जो शुद्ध हिंदी होता है वो होता है दृष्टांत कथा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि फेबल क्या होता है। फेबल क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ए स्टोरी, ठीक है ना, ये मोरल कहानी कहता है, ये नैतिक शिक्षा बताता है, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, स्टोरी की जगह पर हम ऐसे कर सकते हैं मोरल स्टोरी, ठीक है ना। ये कौन सा स्टोरी होगा? ये मोरल स्टोरी, ये नैतिक पाठ पढ़ाएगा, ठीक है ना। इन विच, ठीक है ना, इन विच
द कैरेक्टर्स आर एनिमल्स, ठीक है ना। एक वैसी कथा जिसमें जो पात्र होते हैं वो व्यक्ति ना होकर के जानवर होते हैं। इस कहानी को क्या कहते हैं, ठीक है ना। एक तो काल्पनिक कहानी है, तो कहानी मनगढ़ंत तरीके से बनाया जाता है एक नैतिक शिक्षा देने के लिए, ठीक है ना। इस कहानी का मेन पर्पस क्या होता है, लोगों को एक नैतिक शिक्षा देना। लेकिन इसमें जो पात्र जो होते हैं ना वो जानवर होते हैं, इसमें पात्र जो होते हैं वो जानवर होते हैं, ठीक है ना। ये जानवरों की कहानी होती है, जैसे कि हम कहें कि एक शेर और चूहे की कहानी, ठीक है ना। तो इस शेर और चूहे की कहानी को क्या कहेंगे, एनेक्डोट नहीं, एलिगरी नहीं, स्टोरी नहीं, तो क्या कहेंगे, फेबल कहेंगे। इसका जो नाम है वो क्या है, फेबल है, ठीक है ना। इसको हम फेबल कहते हैं। चलिए, तो हमारा ये जो स्टोरी जो होगा जिसमें कि पात्र जानवर होते हैं उसे क्या कहते हैं, फेबल, जानवरों की कहानी। आप इसका हिंदी आप ऐसे समझ लें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनेक्डोट किसी व्यक्ति के बारे में सच्ची कहानी होगी। एलिगरी क्या होगा, जिसमें कि जो पात्र होगा वो सिंबल होगा, व्यक्ति नहीं होगा। फेबल क्या होगा, फेबल में पात्र जो होंगे वो जानवर होंगे। और इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है ना। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य होता है किसी को नैतिक शिक्षा देना। चलिए, अब हम एक और कहानी के बारे में बात करेंगे, उसका नाम होगा पाराबल। पाराबल क्या होता है थोड़ा उसे देखते हैं। देखिए, बाइबल में जीसस जीसस क्राइस्ट की कई कहानियां हैं, ठीक है ना। जीसस क्राइस्ट ने कई चमत्कार दिखाए और इसका जो वर्णन है ना वो बाइबल में है। बाइबल में ऐसी कई कहानियां हैं जो जीसस क्राइस्ट से, और इसका भी जो मूल उद्देश्य है लोगों को एक नैतिक शिक्षा देना, ठीक है ना। तो बाइबल की जो कहानियां हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, ठीक है ना, उसको क्या कहा गया, पाराबल। पाराबल क्या होगा, ए स्टोरी, है ना। स्टोरी ऑफ बाइबल, मतलब बाइबल की जो स्टोरी होगी, स्टोरी वो मोरल स्टोरी, आप उसको कहिए स्टोरी मत कहिए, ए मोरल स्टोरी, ए मोरल स्टोरी ऑफ बाइबल। ऐसे बाइबल में तो कई कहानियां हैं, ठीक है ना। तो इस कहानी को हम क्या कहेंगे, इस कहानी को हम पाराबल कहेंगे। चलिए, तो पाराबल कैसी कहानियां हैं, वैसी कहानी जिसका जिक्र बाइबल में किया गया है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं पाराबल। ये भी नैतिक शिक्षा वाली कहानी होगी, ठीक है ना। लेकिन इसका जो चर्चा है वो बाइबल में है। तो बाइबल की जो कहानी है वो पाराबल होगी। सब कहानी के देखिए, इन सब का हिंदी कहानी है, पाराबल कहानी, फेबल कहानी, एलिगरी कहानी, एनेक्डोट कहानी। लेकिन सबके ना यूज अलग अलग जगह पर है। एनेक्डोट किसी व्यक्ति के जीवन की सच्ची कहानी होगी। एलिगरी, एलिगरी वैसी कहानी है ना जिसमें कि कोई व्यक्ति नहीं है, कोई पात्र व्यक्ति नहीं है, एक सिंबल, एक संकेत का इस्तेमाल किया गया है और वही कहानी कह रहा है, ठीक है। चलिए, अब हमने बात किया फेबल। फेबल कैसी कहानी होगी, ये सभी मनगढ़ंत कहानी होती है, लेकिन ऐसे क्यों बनाया जाता है, लोगों को शिक्षित करने के लिए, ठीक है। तो पाराबल की जो कहानी, सॉरी, जो फेबल की कहानियां हैं उसमें जो पात्र होते हैं वो जानवर होते हैं। जैसे पंचतंत्र की कहानियां, ठीक है ना। पंचतंत्र की कहानियां जो विष्णु शर्मा की कहानी है, उसमें मेन पंचतंत्र में किसकी कहानी है, जानवरों की कहानी है ना। उसमें कई कहानियां हैं पंचतंत्र में जिसमें कि जानवर पात्र हैं, लेकिन उसका मूल उद्देश्य क्या है, लोगों को शिक्षित करना, तो वो फेबल कहलाएगा। चलिए, हम फिर क्या देख रहे हैं, पाराबल कैसी कहानी होगी, तो ये बाइबल की कहानी होगी, ठीक है ना, जिसका मूल उद्देश्य है लोगों को शिक्षित करना, तो इसे पाराबल कहते हैं। तो चार कहानी हम लोगों ने देखा, एनेक्डोट, एलिगरी, फेबल और पाराबल, लेकिन ये सब एक दूसरे से अलग अलग है। चलिए, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, एंथोलॉजी क्या होता है, नंबर 11 को देखते हैं। एंथोलॉजी क्या होता है, देखिए, कहानी या कविता का जो संग्रह होता है वो एंथोलॉजी होता है, लेकिन एंथोलॉजी में कई कहानी होंगे या कई कविता होंगे। तो इसको हम कैसे तोड़ के लिखेंगे, एक कलेक्शन ऑफ, ठीक है ना, स्टोरीज या पोइम्स, ठीक है ना। जो कविता अथवा जो कहानियों का जो संग्रह होगा, हम उसे पाराबल, सॉरी, उसे हम क्या कहेंगे, एंथोलॉजी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, एंथोलॉजी कहेंगे।
तो इसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कहानी या काव्य संग्रह। वो कहानी का संग्रह हो सकता है या कविता का संग्रह हो सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला वर्ड है आर्बोरियल। देखिए आर्बोरियल जीव ऐसे जीव होते हैं जो कि पेड़ों पर रहते हैं, ठीक है ना। पेड़ों पर रहने वाले जीव को आर्बोरियल कहते हैं। पहले के जो आदि मानव थे, आप ऐसे समझ, तो पहले के जो आदि मानव थे वो क्या थे, वो पेड़ों पर ही निवास करते थे। तो वो कौन से जीव थे, वो आर्बोरियल है, ठीक है ना, वो आर्बोरियल है। आज के डेट में भी कुछ ऐसी जनजातियां हैं वर्ल्ड में, है ना, जो पेड़ों पर, आप देखिएगा कि पेड़ पर ही वो अपना एक घर नुमा कोई ढांचा बना के रहते हैं, ठीक है, पेड़ों पर ही रहते हैं। जैसे पिग्मी, पिग्मी जनजाति के बारे में आज भी कहा जाता है कि वो पेड़ों पर ही रहने वाली जनजाति है। तो चलिए ये चलते हैं आर्बोरियल के बारे में। नंबर 12, आर्बोरियल क्या होगा, लिविंग इन ट्रीज, जो पेड़ों पर है वो आर्बोरियल कहलाते हैं, ठीक है ना। इसके लिए आप हिंदी समझिएगा, पेड़ों पर रहने वाला, बस इसके लिए कोई खास हिंदी नहीं है, लेकिन इसका जो वर्ड है इंग्लिश में वो है आर्बोरियल। यदि कोई जानवर आर्बोरियल है या पिग्मी जैसे जनजाति आर्बोरियल है, इसका मतलब है वो कहां रहेगा, जमीन पर नहीं, वो रहेगा पेड़ पर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये आर्बोरियल की तो बात हो गई। चलिए आर्मरी क्या होता है। देखिए आर्मरी क्या होता है, आर्मरी होता है कि वैसा जगह होता है ना जहां पर कलेक्शन ऑफ वीपन्स होते हैं ना, जो कलेक्शन ऑफ वीपन्स होते हैं ना, वो आर्मरी कहलाता है। लेकिन आर्मरी का मतलब क्या होता है कि जहां पर कई शस्त्र, इसको शस्त्रगार कहिए आप, आर्मरी को क्या कहते हैं, शस्त्रगार कहिए। द कलेक्शन ऑफ आर्म्स एंड वीपन्स, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ, एक कलेक्शन ऑफ, एक कलेक्शन ऑफ आर्म्स, ये आर्सेनल होता है। यहीं पर थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए, आर्मरी क्या होता है। चलिए आर्मरी के बारे में देखते हैं। ए प्लेस वेयर, ठीक है ना, वीपन्स आर केप्ट, वेयर वीपन्स आर केप्ट, थोड़ा ध्यान दिया जाए, ठीक है ना। आर्मरी क्या होता है, जहां पर हथियार रखे जाते हैं वो आर्मरी कहलाता है, ठीक है ना। आर्मरी क्या होता है, जहां पर हथियार रखे जाते हैं ना, वो आर्मरी कहलाता है। शस्त्रागार, शस्त्रागार जो होते हैं ना, देखिए आप लोगों ने मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा हिस्ट्री में, उसमें क्या है कि बांग्लादेश में चटगांव एक जगह है जहां पर सूर्यसेन ने वहां पर आर्मरी को ही लूट लिया था। और मतलब आप देखिएगा कि फ्रीडम फाइटिंग के दौरान बहुत सारे आर्मरियों को लूट लिया जाता था, ठीक है ना, शस्त्रागार को लूट लिया जाता था। तो आर्मरी क्या होता है, आर्मरी एक ऐसा जगह होता है जहां पर वीपन्स रखे जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, आर्सेनल है। तो एक कलेक्शन ऑफ आर्म्स या वीपन्स, एक कलेक्शन ऑफ वीपन्स को ना हम क्या कहेंगे, आर्सेनल कहेंगे। आर्सेनल क्या होगा, ये कलेक्शन ऑफ वीपन्स होगा, ठीक है ना। तो इसको आप समझिए कि जो बारूद, गोला बारूद है ना, वो क्या कहलाता है, आर्सेनल कहलाता है। इसके लिए हम एक वर्ड लिख सकते हैं, गोला बारूद। आर्सेनल क्या होता है, वो गोला बारूद को ना आर्सेनल कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए असे क्या होता है, देखिए किसी मेटल का जो टेस्टिंग होता है, उसके प्यूरिटी की जो टेस्टिंग होती है, जैसे सोना का टेस्टिंग होता है कि सोना कितना शुद्ध है, सिल्वर कितना शुद्ध है, तो इस शुद्धता की जांच करने का जो वर्ड होता है उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं असे। असे में क्या होता है कि हम लोग किसी मेटल की शुद्धता की जांच करते हैं। तो असे को हम कैसे लिखेंगे, टू टेस्ट द प्यूरिटी, पर ध्यान से देखा जाए, टू टेस्ट द प्यूरिटी ऑफ मेटल, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं असे, शुद्धता की जांच करना। किसकी शुद्धता, मेटल की शुद्धता, ठीक है ना, इसको कहा गया है असे। असे का हिंदी क्या होगा, शुद्धता की जांच, शुद्धता की जांच करना, ठीक है ना, किसी मेटल की शुद्धता की जांच करना असे कहलाता है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं।
देखा जाए नेक्स्ट हमारा वर्ड है एट्राइसन। एट्राइसन क्या होता है? देखिए एट्राइसन में क्या होता है कि दो देश एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करके वह सामने वाले को कमजोर करने के फिराक में रहते हैं। अभी आप देखिए रूस में और यूक्रेन में क्या है, रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है, रूस को कमजोर करने के लिए बार बार अटैक कर रहा है, एक अटैक किया, दो अटैक किया, तीन अटैक किया। यूक्रेन भी क्या कर रहा है, रूस पर अब उसका जवाब दे रहा है, रूस को क्या करने के लिए, कमजोर करने के लिए। तो बार बार आक्रमण करके दुश्मन को कमजोर करने का जो प्रणाली होता है इसको ट्राइसन कहते हैं, मतलब बार बार हमला करना। भारत पर मोहम्मद गौरी ने 17 बार हमला किया, ऐसा मेंशन है हिस्ट्री की किताबों में। तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया, भारत पर बार बार एक ही स्टेट पर बार बार आक्रमण करके उस स्टेट को क्या करने का कोशिश किया, तो कमजोर करने का कोशिश किया। तो इसको कहते हैं एट्राइसन। तो एट्राइसन को हम कैसे तोड़ के लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ है ना, द प्रोसेस ऑफ वीकनिंग, वीकन मतलब कमजोर करना, वीकनिंग द एनेमी बाय रिपीटेड अटैक्स। चलिए ये उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हुआ, ठीक है ना, कि द प्रोसेस ऑफ वीकनिंग, वीकन मतलब होता है कमजोर करना, अगर आप किसी को वीकन करते हैं ना तो आप उसको कमजोर करते हैं, ठीक है ना। तो द प्रोसेस ऑफ वीकनिंग द एनिमी, आप दुश्मन को क्या करते हैं, बार बार अटैक करके आप उसको कमजोर करने की जो तरीका अपनाते हैं इसको कहा गया एट्राइसन, ठीक है ना। एट्राइसन में क्या होता है कि कमजोर करना एट्राइसन कहलाता है। तो वर्ड हमारा क्या बना, एट्राइसन बना। तो बार बार हमला द्वारा, बार बार हमला द्वारा कमजोर करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा, एट्राइसन कहलाएगा। चलिए अब हम बात को आगे लेके चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है एवलांच। देखिए एवलांच क्या होता है, ठंड के समय में ना एवलांच आपको देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होता है कि पहाड़ से बड़े बड़े बर्फ के चट्टान स्लाइड करते हैं, नीचे गिरते हैं, हिमस्खलन। तो कैसे लिखेंगे, स्नो, स्नो, आइस या रॉक्स, ठीक है ना, फॉलिंग फ्रॉम, ठीक है ना, साइड ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के किसी साइड से, कैसे इसको समझेंगे, माउंटेन की किसी तरफ से, ठीक है ना, बर्फ का, आइस का, चट्टान के गिरने को क्या कहते हैं, एवलांच कहते हैं। इसके लिए जो वर्ड है वह एवलांच है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि ठंड के दिनों में ये सब पेपर में आने वाले वर्ड हैं। इस एवलांच में कितने सैनिक मर जाते हैं, कितने दब के रह जाते हैं, ठीक है ना। तो एवलांच का मतलब क्या होता है, अगर शुद्ध अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी होता है हिमस्खलन, मतलब कि हिम का मतलब होता है बर्फ, बर्फ के चट्टान के गिरना, ये एवलांच कहलाता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड एवोकेशन। देखिए एवोकेशन क्या होता है, वैसा पेशा जिसका मूल पर्पस होता है इंजॉयमेंट करना, उसमें इंटरेस्ट लेना, पैसा कमाना उसका मेन पेशा नहीं होता है, ठीक है ना। मेन पर्पस उसका पैसा कमाना नहीं होता है, वो मेन पर्पस उसका इंटरेस्ट होता है, इंजॉयमेंट होता है, ठीक है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, ए जॉब, ए जॉब ये एक्टिविटी, कोई ऐसा काम हो सकता है, ठीक है ना, हुज मेन पर्पस, हुज मेन पर्पस, ठीक है ना, इज इंटरटेनमेंट, आनंद होता है, इंटरटेनमेंट होता है, ठीक है ना, नॉट मनी, पैसा नहीं होता है, नॉट मनी। चलिए इसको तोड़ के एक बार कैसे समझेंगे, देखिएगा, कोई ऐसा जॉब हो सकता है या आपकी कोई ऐसे क्रियाकलाप हो सकता है, हुज मेन पर्पस, जिसका मेन पर्पस क्या है, इंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है, जिसका मेन पर्पस क्या है, मनोरंजन है, आप ऐसे समझिए, ठीक है ना, जिसका मेन पर्पस मनोरंजन है, नॉट मनी, पैसा नहीं है। उस पेशा या उस एक्टिविटी को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एवोकेशन, उसे कहा जाता है एवोकेशन। चलिए यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, इस चीज को कहा जाता है एवोकेशन। एवोकेशन का मतलब ऐसा पेशा, वैसा व्यवसाय जिसमें पैसा कमाना लक्ष्य नहीं है, ठीक है ना, उसे एवोकेशन कहा जाता है। आप इसको समझिए उपव्यवसाय, मतलब मेन ये आपका व्यवसाय नहीं है, ठीक है ना, मेन व्यवसाय से पैसा कमाते हैं, ये आपका उपव्यवसाय है और इसका मेन पर्पस होता है इंटरटेनमेंट करना, उसमें इंटरेस्ट लेना, ना कि पैसा कमाना। जैसे कि कोई व्यक्ति इंजीनियर है,
तो पेशे से इंजीनियर है, पैसा कमाने के लिए इंजीनियर है, लेकिन उसका एक और शौक है, ठीक है ना, और पेंटिंग है। पेंटिंग, लेकिन पेंटिंग करता है अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं। तो पेंटर है एवोकेशन के माध्यम से, और इंजीनियर है ट्रेड के माध्यम से। चलिए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना, एवोकेशन। चलिए, अगला हमारा अगला जो वर्ड है वो एक्सियम है। एक्सियम को थोड़ा सा देखा जाए। इस पर एक सेंटेंस बनाते हैं एवोकेशन पर। चलिए, अब आप इसे बेहतर समझ सकते हैं। क्या कहा गया है कि इज एन इंजीनियर बाय ट्रेड, यानी कि व्यवसाय। ट्रेड का मतलब यहाँ पर व्यवसाय होगा, ठीक है ना। व्यवसाय से वो क्या है, इंजीनियर है, यानी कि पैसा कमाने के लिए वो क्या है, इंजीनियर है, यानी कि इस वर्क से वो पैसा कमाता है। शौक से, एंड ए पेंटर बाय एवोकेशन, और उसका शौक से क्या है, रुचि से क्या है, तो एक पेंटर है, यानी कि वो दोनों का काम करता है, ठीक है ना। एक इंजीनियर है बाय ट्रेड और एवोकेशन, और पेंटर है बाय एवोकेशन। चलिए, देखा जाए हमारा अगला वर्ड एक्सियम है। देखिए, एक्सियम क्या होता है, वैसी बातें, ठीक है ना, जो बिना किसी सबूत के सच मान लिया जाता है, स्वतः सिद्ध वाक होते हैं। एक्सियम ऐसा ट्रू वाक होता है जिसमें कि सबूत की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। जैसे हमारा मौत निश्चित है, सबूत देने की जरूरत नहीं है, इसको कहा गया एक्सियम, ठीक है ना, इसको कहा गया एक्सियम। तो एक्सियम क्या होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको ट्रू मान लिया जाता है, उसके लिए कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो समथिंग कैसे लिखेंगे, समथिंग दैट इज ट्रू, ठीक है ना, विदाउट प्रूफ। प्रूफ देने की जरूरत नहीं है ना, सबूत देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो ट्रू से मान लिया गया है, ठीक है ना। इसको क्या कहा गया, एक्सियम, ठीक है ना, स्वतः सिद्ध। वो अपने आप में सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारा मृत्यु, ये स्वतः सिद्ध है, सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो वर्ड है वो बैट है। देखिए, बैट क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है या जानवर होता है जो किसी को फंसाने का काम करता है, जो किसी को अपनी तरफ खींचने का काम करता है। ये प्रलोभन होता है। जैसे कि मछली पकड़ा जाता है तो मछली के बंसी में ना चारा डाला जाता है, वो चारा क्या होगा, वो बैट होगा, मछली के लिए बैट होगा। मछली आएगी, खाने के फिराक में रहेगी और फिर फंस जाएगी। तो बैट क्या होता है, इसी तरह से आपको मिलेगा मॉस्किटो बैट। मॉस्किटो बैट क्या होता है, जैसे कि कोई खाना है, कोई तरह का भोजन है, वो आगे रख दिया जाता है। मॉस्किटो सॉरी रैट बैट होता है ना, सॉरी रैट बैट होता है, मॉस्किटो बैट नहीं, सॉरी रैट बैट होता है। चूहा आएगा, खाएगा, फंसेगा। तो बैट क्या होता है, बैट ऐसा कुछ भी होता है जो किसी व्यक्ति को या किसी जानवर को फंसाने का काम करता है ना, वो बैट कहलाता है। हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, एन एनिमल, एक वो जानवर हो सकता है, ठीक है ना, या पर्सन हो सकता है, यूज्ड टू, ठीक है ना, इंटाइस समवन, इंटाइस मतलब ललचाना, ठीक है ना, यूज टू इंटाइस समवन, मतलब इसको आप समझिए कि चारा, इसका एक जो सब, अगर अगर एक छोटे शब्द में कहें तो चारा, ठीक है ना। तो एन एनिमल भी हो सकता है या वो पर्सन भी हो सकता है जो किसी को इंटाइस करने के लिए उसको यूज किया जाता है, ठीक है ना, चारा या प्रलोभन की वस्तु, प्रलोभन की वस्तु। अब ये प्रलोभन का वस्तु क्या होगा, वो फंसाने का काम करेगा। जैसे कि रामायण में वर्णन है सोने की हिरण। एक्चुअली सोना का तो कोई हिरण था नहीं, एक व्यक्ति हिरण बन गया और वो अब वो क्या करने लगा, अब वो फंसाने का काम करने लगा। तो रामायण में जो सोने का हिरण का चर्चा है, तो सोने का हिरण क्या है ना, उसको किस रूप में यूज किया गया है, उसको बैट के रूप में यूज किया गया है, उसके लिए एक वर्ड है बैट। तो चलिए, अब हम लोग इसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ये सारे वन वर्ड्स को, है ना। हमारा बैट तक क्लियर हो गया, आज हमने 21 वर्ड्स कर लिया। चलिए, एब्निगेशन क्या होता है, एक बार क्विक रिवीजन कर लिया जाए। एब्निगेशन एक ऐसा चीज होता है जिसमें कि व्यक्ति अपने पसंदीदा चीज को ठुकराता है, ठीक है ना, इसको एब्निगेशन कहते हैं।
एस्थेटिक क्या होता है? यदि कोई चीज एस्थेटिक है तो उसका संबंध सुंदरता से है, ब्यूटी से है। आइएगा, अय्योन क्या होता है? हजारों वर्ष के काल को अय्योन कहते हैं। एलिमनी क्या होता है? एलिमनी वो पैसा होता है जिसमें व्यक्ति डिवोर्स के बाद अपने वाइफ को देता है, उसको एलिमनी कहते हैं, ठीक है ना, भरण पोषण भत्ता। अल्मा मटेर क्या होता है? अल्मा मटेर का मतलब होता है कि वैसा इंस्टीट्यूशन, वैसी संस्था जिसमें कोई व्यक्ति पढ़ा हुआ होता है, ठीक है ना, तो वो होता है अल्मा मटेर होता है। अम्बुस क्या होता है? तो किसी व्यक्ति पर छिपकर जो हमला करना होता है वो अम्बुस कहलाता है। एमिटी क्या होता है? जो देशों के बीच या लोगों के बीच जो मित्रता होती है ना, वो एमआईटी कहलाती है। इसका उच्चारण हम लोग एमआईटी पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, एमआईटी का मतलब मित्रता होता है। आगे बढ़ते, एमॉर्फस क्या होता है? एमॉर्फस जिसका कोई निश्चित आकार ना हो वो एमॉर्फस कहलाता है, अनाकार, जैसे अमीबा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड्रोजाइनस क्या होता है? तो एंड्रोजाइनस ऐसा चीज होता है जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स उसमें होते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा कि क्लाउन जो फिश होते हैं ना, वो एंड्रोजाइनस होते हैं, है ना, उभयलिंगी। एनेक्डोट क्या होता है? एनेक्डोट किसी व्यक्ति के बारे में जो सच्ची कहानी होती है, फैक्चुअल स्टोरी होता है, वो एनेक्डोट होता है। आगे बढ़ा जाए तो नेक्स्ट हमारा वर्ड एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में क्या होता है? ये कविता का संग्रह हो सकता है, कहानी का संग्रह हो सकता है, वो एंथोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। आर्बोरियल क्या होता है? आर्बोरियल वैसे जीव होते हैं जो पेड़ों पर रहते हैं, जैसे कि पिग्मी जनजाति या हम बंदर भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ये सब आर्बोरियल क्रीचर हैं। चलिए, आर्मरी क्या होता है? तो आर्मरी एक ऐसा जगह होता है जहां पर शस्त्र रखे जाते हैं, ठीक है। चलिए, शस्त्रागार। और आर्सेनल क्या होता है? तो आर्सेनल गोला बारूद को कहते हैं ना, जहां गोला बारूद का ढेर होता है ना, उस ढेर को कहते हैं आर्सेनल कहते हैं। आगे बढ़ते, असे क्या होता है? तो असे में ना किसी मेटल की शुद्धता की जांच किया जाता है, उसे असे कहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा है? एट्राइसन क्या होता है? तो किसी दुश्मन पर बार बार हमला करके कमजोर करने की प्रक्रिया को एट्राइसन कहते हैं, ठीक है ना, कमजोर करने की प्रक्रिया एट्राइसन कहलाती है। एवलांच क्या होता है? तो पहाड़ से बर्फ का नीचे खिसकना, गिरना, है ना, इसको एवलांच कहते हैं, जिसका हिंदी होता है हिमस्खलन। चलिए, एवोकेशन क्या होता है? एक वैसा पेशा, एक वैसा काम जिसमें पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना, इसका मेन उद्देश्य होता है इंटरेस्ट रखना और उसका एंजॉयमेंट लेना। चलिए आगे बढ़ते, एक्सियम क्या होता है? तो वैसी बातें जिसको स्वतः सिद्ध मान लिया जाता है, जिसके लिए कोई सबूत नहीं दिया जाता है। और बैट क्या होता है? तो बैट एक व्यक्ति हो सकता है या जानवर हो सकता है या कोई चीज हो सकता है जिसका हम किसी को फंसाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये बैट होता है। जैसे कि रैट बैट है, जैसे कि फिश बैट है, ठीक है ना, तो ये सभी बैट है। तो बच्चों, आज का हमारा जो वन वर्ड का सीरीज है वो इतना ही रहा। आगे के समय में हम लोग और भी वन वर्ड देखेंगे। आज का क्लास हमारा इतना ही रहा। ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा? और आप इसको जरूर मतलब इसको जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। आज की बात बस इतना ही रहा। थैंक यू वेरी मच।